देश में सैकड़ों कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं जो नक्शे में पास नहीं है, लेकिन वो चल रही है। इसे तोड़ने के पीछे का जो मेन कारण है वो उसका नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उसके संस्थापक मोहम्मद आजम खान है। जहां देश को विकसित करने के लिए देखना चाहिए कैसे हम चाइना का मुकाबला करें, उसकी टेक्नोलॉजी का कैसे मुकाबला करें, कैसे हम विश्व में मुकाबला करें, कैसे हम अपने आप को विकसित करें। जहां हमको इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, हमें मसाजिद और मदारिस में उलझा दिया गया है, हमें धर्म की अफीम चटाकर हमसे वोट लिया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। इस बार एमआईएम के साथ मजबूती से तमाम दबे कुचले लोग हैं जिनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, जिनके आवाज़ों को दबाया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। भीड़ को देख के और लोगों के अंदर जागरूकता देख के और नौजवानों के अंदर जो एक जज्बा है, जोश है, वो इंशाल्लाह इस बार वोटों में तब्दील होकर रहेगा। भारत लाइव हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम लोग सहारनपुर में मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा हुई है। इसी के साथ साथ कई लोगों से हमने बातचीत की है और सब आप लोगों को दिखाया। लेकिन इस वक्त मुल्क में कई ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, चाहे वो कोकरोच जनता पार्टी के द्वारा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो, या फिर जौहर अली यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलना हो, या फिर और भी इस तरह के कई मुद्दे हैं। ऐसे में युवाओं से बात करेंगे जो यहाँ जनसभा में आए थे कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को जिस तरह से तोड़ने का आदेश दिया गया है उसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे। जिस तरह से बुलडोजर द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का आदेश दे दिया गया है, बहुत जल्द टूटने वाली है। ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी यूनिवर्सिटी को तोड़ने का आदेश दिया गया है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, स्कूल ये शिक्षा के स्थान है जहाँ से बच्चे शिक्षा हासिल करके देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहीं से हमारे डॉक्टर बन के निकलते हैं, यहीं से हमारे इंजीनियर बन के निकलते हैं जो देश के लिए खिदमत करने का काम करते हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक यूनिवर्सिटी को तोड़ने का काम किया जा रहा है देश के अंदर। इस तरह से ये कहा जा रहा है कि वो अवैध है, तो अवैध है तो जाहिर सी बात है कि सरकार तोड़ेगी उसको, क्योंकि अवैध है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। देखिए, जैसे अवैध बताया जा रहा है, तो ऐसी देश में सैकड़ों कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ हैं जो नक्शे में पास नहीं है, लेकिन वो चल रही है। इसे तोड़ने के पीछे का जो मेन कारण है वो उसका नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उसके संस्थापक मोहम्मद आजम खान है। उसका रीज़न ही ये है कि उसके संस्थापक मोहम्मद आजम खान साहब है और उसका नाम मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी है। क्या सिर्फ इस बिना पे तोड़ी जा रही है, आप ये समझते हैं? हाँ, यही कारण है, इसके अलावा और तो कोई कारण नहीं हो सकता। ऐसे सैकड़ों संस्थान हैं ऐसे जो बिना नक्शे के पास चल रहे हैं, और वो पहले रामपुर के अंदर नहीं आती थी, वो वैसे मतलब लोकल का क्षेत्र था जहाँ बिल्डिंग का नक्शा पास कराना ज़रूरी नहीं था। वो उसके बाद हुआ है, अभी करीबन बता रहे हैं 2024 में, तो उसके पहले बिल्डिंगें बन चुकी। उसमें टाइम दिया जा सकता है और रास्ते निकाले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ लाखों बच्चे शिक्षा हासिल कर चुके हैं और हज़ारों अभी वर्तमान में कर रहे हैं। तो ऐसा करना उन छात्रों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बड़ा नुकसानदायक है और देश के लिए बड़ा नुकसानदायक है। अभी सहारनपुर में जब आप पहुंचे हैं तो इस सहारनपुर की खबर जो बड़ी चर्चा में है, कलेक्ट्रेट के अंदर एक मस्जिद है जिसको लगभग 15 दिन का टाइम दिया गया था, उसको भी शहीद करने की बात कही गई है और लगभग 6 करोड़ का या कितने का जुर्माना भी लगाया गया है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जितने भी मुस्लिम मदारिस है या मसाजिद है, उन अक्सर को ये अवैध बताकर उन्हें बुलडोज करा दे रहे हैं। ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहां देश को विकसित करने के लिए देखना चाहिए कैसे हम चाइना का मुकाबला करें, उसकी टेक्नोलॉजी का कैसे मुकाबला करें, कैसे हम विश्व में मुकाबला करें, कैसे हम अपने आप को विकसित करें। जहां हमको इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, हमें मसाजिद और मदारिस में उलझा दिया गया है, हमें धर्म की अफीम चटाकर हमसे वोट लिया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ हैं। इनसे देश आगे नहीं बढ़ सकता। इनसे आपस में इख्तलाफात होंगे, झगड़े होंगे, फसादात होंगे, जिससे देश आगे नहीं बढ़ेगा और पीछे हटेगा। असदुद्दीन ओवैसी अभी जैसे गठबंधन को लेकर ऐलान कर गए हैं कि बहुत जल्द गठबंधन होगा और किसी पार्टी के साथ होगा, इससे क्या लोग समझे, क्या बसपा के साथ होगा या फिर कांग्रेस, या किसके साथ हो सकता है? देखिए, मामला ऐसा है, अभी बैरिस्टर साहब ने आपने भी सुना होगा, बैरिस्टर साहब ने कहा है कि बिहार के अंदर अभी जब चुनाव हुआ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो वहाँ 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 एमएलए जिनके जीते थे, उन 5 में से 4 कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर उनको तोड़कर अपने पाले में ले लिया। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी को हराने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने के जो हमारे सदर है बिहार के, उन्होंने आरजेडी दफ्तर जाकर लालू यादव का दरवाज़ा खटखटाया, उनको खत लिखा कि हम बीजेपी को हराने के लिए फिर भी आपके साथ आने के लिए तैयार हैं।
लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बिहार का रिजल्ट आपके सामने है, एमआईएम ने 6 सीटें मांगी थी, 5 पे जीते, 1 पे 391 वोट से रिकाउंटिंग में हार गए आदिल हसन आज़ाद साहब जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन मजलिस ने किया। ऐसे ही प्रपोजल यहाँ हर सभा से बैरिस्टर साहब दे रहे हैं कि जो सेकुलर जमात बीजेपी को हराना चाहती है उसका वेलकम है, हम उनके साथ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये कंडीशन लगाओगे कि मजलिस चुनाव ना लड़े तो ये इन लोगों की गलतफहमी है। ये जो इतना बड़ा जनसैलाब यहाँ उमड़ा था, मुझे उम्मीद है आज तक इतनी बड़ी जनसभा सहारनपुर के अंदर नहीं हुई होगी किसी की, जितनी बड़ी आज ये जनसभा थी। मुजफ्फरनगर से चलकर सहारनपुर पहुँचे, क्या वजह थी इतनी दूर आए रात को और फिर अब लौटेंगे? ये बैरिस्टर साहब के लिए मोहब्बत है और प्यार है। जिस तरह से बैरिस्टर साहब हैदराबाद से चल कर के यूपी में आकर के पैगाम दे रहे हैं इत्तेहाद का, उसी तरह हम उनकी मोहब्बत में चल कर के यहाँ आए और पैगाम दे रहे हैं कि हम एमआईएम के साथ हैं, अपने झंडा अपने डंडे के पीछे है। इस बार एमआईएम के साथ मजबूती से तमाम जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, जिनके आवाज़ों को दबाया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। और इतना बड़ा जनसैलाब आपने देखा होगा, जिस तरह से जनसैलाब आया है, इसमें सभी लोग थे जो जिनको सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, हर मुद्दे पर उनको जो है पीछे किया जा रहा है, उन सब का जनसैलाब था। उसी लिए हम आए थे कि एक मुत्तहिद होकर के अपनी पार्टी को जो है मजबूत किया जाए और बैरिस्टर साहब को मजबूत किया जाए। क्या ये भी दिखाना मकसद था कि भीड़ इकट्ठा करना मकसद था? भीड़ इकट्ठा करना मकसद नहीं था। भीड़ का मकसद ये नहीं था कि भीड़ दिखाना, सिर्फ मकसद ये नहीं है, मकसद है जागरूक करना। अब मुसलमान जागरूक हो चुका है, दलित जागरूक हो चुका है, जो भी दबे जो कुचले लोग हैं जिनको जुल्म किया जा रहा है, सताया जा रहा है, वो सब जागरूक हो चुके हैं। अब भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है, अब तो अपने आप को मजबूत किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि हमारा परचम, हमारा झंडा ऑलरेडी मजबूत हो चुका है, हम एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ चुके हैं। तो 27 में क्या ये डंडा और झंडा मजबूत रहेगा कि 22 की तरह कमज़ोर पड़ जाएगा? इंशाअल्लाह 27 में हमारा झंडा डंडा मजबूत रहेगा और इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के अंदर कामयाबी मिलेगी, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह यहाँ पे हमारा आपके इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा खाता खुलने जा रहा है। कितनी सीटें इस बार उत्तर प्रदेश में एमआईएम जीत सकती है? तमाम तरह की भीड़ और जिस तरह से प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनको देखकर क्या लगता है? देखो इंशाल्लाह उम्मीद तो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, कोशिश भी करेंगे, क्योंकि आपने ये देख लिया कि कुछ ना कुछ तो मुसलमान जागरूक हो चुके हैं। जैसे अभी 2025 में उपचुनाव हुआ था, आपने मीरापुर विधानसभा पे देखा होगा कि काफ़ी अच्छा वहाँ पे रिजल्ट आया मजलिस का। तो इंशाल्लाह भीड़ को देख के और लोगों के अंदर जागरूकता देख के और नौजवानों के अंदर जो एक जज्बा है, जोश है, वो इंशाल्लाह इस बार वोटों में तब्दील होकर रहेगा। लेकिन 22 से पहले चुनाव से पहले भी यही लोग सोच रहे थे, क्योंकि बड़ी बड़ी जनसभाएं की थी, लेकिन उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं दिखाई दिया। ठीक इसी तरह भी जैसे अब जनसभा हुई है तो कई लोग कहते हैं कि जनसभा तो बहुत अच्छी हो जाती है मगर वो सब वोट में तब्दील नहीं होता। देखो अगर मैं बात बताऊँ युवाओं की, तो मुझे ही लेके चलो, तो मेरा वोट जो बना है पीछे 1 साल पहले बना है, मैंने उपचुनाव में दिया। तो वैसे ही नौजवानों के वोट 2022 के बाद जो नौजवानों के अंदर एक तब्दीली आई है, उनके वोट बने हैं, तो वो इंशाल्लाह 100% मजलिस को जाएगा। इस बार खाता तो खुल के रहेगा हर हाल में। जिस तरह से ओवैसी साहब यहाँ आए और यहाँ आके कई बातें कह गए हैं, तो कई लोग कहेंगे जज्बाती बातें कर गए, कुछ दिन तक ये जज्बा बाकी रहेगा, जैसे चुनाव का टाइम आएगा तो वो जज्बा ख़त्म हो जाएगा और वोट कहीं और चला जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा दलितों की एक पार्टी थी पहले, बहन मायावती जी, उसके बाद वे बैक फुट पे गई तो वहाँ से निकल के चंद्रशेखर आए, और समाज अपनी यादव की पार्टी है, ब्राह्मण की पार्टी है, सभी की अपनी अपनी पार्टी है। अगर किसी की पार्टी आज तक हिंदुस्तान में बनी नहीं तो वो मुस्लिम है। और सबसे ज़्यादा अत्याचार और सबसे ज़्यादा अगर किसी पे जुल्म और ज़्यादती हो रही है आज के टाइम में छोड़ो, पिछले 70 सालों से हम पे होती आ रही है, लेकिन हम खामोश थे, सहते रहे। लेकिन इंशाल्लाह अब नहीं होगा, अब हम अपनी सियासी जमात बनाएंगे और अपना हक हर हाल में लेके रहेंगे। 75 सालों तक क्यों सहते रहे, क्या वजह रही? क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने और हमारी पूरी ही कौम ने थोड़ी सी इसमें गलती रही कि हमने उन लोगों पे यकीन कर लिया था शायद जिन पे हमें नहीं करना चाहिए था। क्योंकि फ़र्क बाकी पार्टियों में और बीजेपी में सिर्फ इतना है, जब बाकी जो सेकुलर ना कहते हैं अपने आप को, वे सब आस्तीन के सांप है मुसलमान के लिए, और बीजेपी जो है वो खुली सांप है उनके लिए। बस ये फ़र्क रहा और ये गलती मुसलमानों से हो गई कि उन पे यकीन कर बैठे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा, हम अपनी सियासी जमात बनाएंगे, मुत्तहिद होंगे और इन सब जालिम ताकतों से मुकाबला करेंगे। तो 27 का इलेक्शन में अभी समय है, लेकिन उससे पहले माहौल पूरा तैयार किया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 27 के चुनाव में क्या माहौल जिस तरह से बनाया जा रहा है वो बरकरार रहेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।